देखेंगे रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत रासायनिक बंध एवं उनके प्रकार। आज की क्लास में विशेष तौर पे होगा कि रासायनिक बंध होता क्या है, रासायनिक आबंध का कोसेल लुईस सिद्धांत या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, रासायनिक संयोजन के प्रकार यानी कि रासायनिक बंध के कौन कौन से प्रकार हैं इनके बारे में बात करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंध के प्रकारों के बारे में बात करते हैं और साथ में लुईस डॉट संरचना, फॉर्मल आवेश और क्विज देखेंगे। तो देखें आज की क्लास में है रासायनिक आबंध है क्या चीज। रासायनिक बंध आप ये जानते होंगे कि विभिन्न तत्वों के परमाणु में आपस में संयोग करके यानी कि समान तत्व के समान परमाणु में आपस में संयोग करते हैं या दो अलग अलग तत्वों के परमाणु में या दो से अधिक परमाणु में आपस में संयोग करके यानी आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद यौगिक के अणु का निर्माण करता है या यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो सवाल यह होता है कि वो परमाणु में एक दूसरे को आकर्षित करके रखे होंगे, तो परमाणुओं के मध्य किसी यौगिक के अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को हम कहते हैं रासायनिक आबंध। देखें किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध किनके किनके बीच हो सकता है, समपरमाणुक, द्विपरमाणुक, समान दो परमाणुओं के मध्य, समनाभिकी यानी समान परमाणु जो बहुत सारे दो से अधिक परमाणुओं के मध्य लगने वाला बंध, इसी तरह से विषम नाभिकी द्विपरमाणुक, दो परमाणु है लेकिन दो अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। विषम नाभिकी यानी दो या अधिक परमाणु तत्वों के परमाणुओं के मध्य, इसको पहले समझ लेते हैं। सम परमाणु द्विपरमाणु, सम परमाणु या समनाभिकी द्विपरमाणु यानी समान तत्वों के दो परमाणुओं के मिलने से बना H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से बना है दो नाइट्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु, तो द्विक परमाणु। समान नाभिक वाला बहुपरमाणु, समान नाभिक वाला बहुपरमाणु जैसे S8, P4, बहुत सारे परमाणु है लेकिन समान परमाणु है इसमें भी। विषम परमाणु है लेकिन द्विपरमाणु दो अलग अलग परमाणुओं के, तो यहां पर होगा HCl, HBr, NaCl, CO। अब यहां पर हो जाता है आपके पास CO। अब हम बात करते हैं अगली बातें कि भाई विषम नाभिकी अलग अलग प्रकार के परमाणु है लेकिन उसमें बहु परमाणु है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइफ्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल होंगे इनके। तो परमाणु में आपस में मिलकर के कुछ अणु का निर्माण करता है, पर सवाल यहां पर यही है अभी भी कि ये परमाणु में इस तरह मतलब हमारे पास कई अलग अलग यौगिक मिले, अलग अलग अणुएं मिलती हैं, उन अणुओं में ये परमाणुएं जो होती हैं, दो परमाणु में आपस में जब एक दूसरे को आकर्षित करके रखा हुआ है, तो वो क्यों आकर्षित करके रखा हुआ है, क्या कारण है इनके बीच में लगने वाले आकर्षण, इनका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम ये कितने प्रकार का होता है इन बंधों के बारे में उनकी जानकारी हम हासिल करेंगे। चलिए सबसे पहली बात यह है कि रासायनिक आबंध का कोसेल लुईस सिद्धांत संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सन 1916 में लुईस और कोसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था सिद्धांत, जिसको लैंगमुइर ने आगे बढ़ाया था। इन्होंने कहा था परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंतिम कोश में कोई भी परमाणु हो, उसके अंतिम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्थायित्व ग्रहण कर लेगा, वो परमाणु स्थायी हो जाएगा। यानी परमाणु इस तरह से बिहेव करती है कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहती है, अगर नहीं है तो लाना है 8 ही इलेक्ट्रॉन। यही प्रोसेस होता है, ये घटना होती है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि परमाणु के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस घटना को हम अष्टक नियम भी कहते हैं। अब ये कैसे हम कर सकते हैं, जैसे यहां पर देखिए हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सारे परमाणुओं के जो स्थायी परमाणु हैं, हम जानते हैं कि ये अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें हैं। अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें मतलब वो गैसें जो किसी से बंध नहीं बनाना चाहती हैं, वो गैसें हैं।
तो यदि यहां पर हम हीलियम को देखते हैं तो हीलियम में यह पता चलता है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। अगर पहला ही ऊर्जा स्तर हो तो उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो संतुष्ट है, उसे बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, न किसी को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है, न किसी के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता है। फिर बात होता है नियॉन। इस परमाणु का परमाणु क्रमांक 10 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो आखिरी कोश में 8, इसके बाद आर्गन है, आर्गन के अंतिम कोश में 8, क्रिप्टॉन के भी अंतिम कोश में 8, जेनॉन के अंतिम कोश में 8 और ये रेडॉन के अंतिम कोश में 8। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो परमाणु स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब वो बंध बनाने की क्षमता खो देता है, यानी कि अब वो रिएक्शन करने की क्षमता खो देता है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए वो किसी न किसी के साथ या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या उससे ग्रहण करेगा या उससे साझेदारी करेगा। और वो करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया हो तो भी और दे दिया हो तो भी किसी भी तरह से ऐसा होता है तो उस कंडीशन में उनके पास या तो कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ आकर्षित होकर रह रहता है, लेकिन अपना स्टक भी पूरा कर रहा है इस तरह से। और बात यह है कि उसके साथ वो एक तरह से बंधित भी हो जाता है। तो ये बात हम यहां पर देखें तो ये एक प्रमाणित करता है अक्रिय गैसें कि कोई भी तत्व, कोई परमाणु इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण करना चाहता है। हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आप सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई परेशानी है। अब कैसे, अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो आप सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। कैसे? 2, 8, 1 बोरबरी योजना के आधार पर। इसी तरह से अगर आपके पास कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20 है तो 2, 8, 8, 2। एल्यूमिनियम है, परमाणु क्रमांक 13 तो 2, 8, 3। अगर ऑक्सीजन है तो परमाणु क्रमांक 8 है तो इस तरह से 2, 6। अब ये सारे, अच्छा मैंने एक बात और बोल दूं, नियॉन है, परमाणु क्रमांक 10 है तो आप देख रहे हो 2, 8। देखिए इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, इसके अंतिम कोश में 3 है, 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो आप इन सब में अगर कंपेयर करें तो 1 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी परमाणु के अंतिम कोश में। 1 से कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8 तक हो सकता है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक विस्तारित रूप है। जैसे कि आप बाओ सिद्धांत के बेस पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो भी यही करोगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखो पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर और ये अंतिम ऊर्जा स्तर। यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा। पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 और इसमें 1। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। इसका क्या हुआ? 1s2, फिर 2s2, 2p6, फिर आपके पास आता है 3s2, 3p1। इसका क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p6। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह के बनाने आते हैं क्योंकि हमने इससे पहले चैप्टर में जरूर पढ़ा है। तो जहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाने आते हैं तो हम केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस बेस पर हम क्या पता लगा सकते हैं? लुईस डॉट संकेत पता लगा सकते हैं। लुईस डॉट संकेत होता क्या है? किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में प्रदर्शित करना लुईस डॉट संकेत कहलाता है। जैसे आपने यहां पर देखा सोडियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में लगेगा। इस तरह से ये लुईस डॉट संकेत हुआ सोडियम का। कैल्शियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, Ca 1, 2। एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 3, 1, 2, 3। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 6। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए उस तत्व का परमाणु का संकेत लिखेंगे, उस तत्व का संकेत लिखेंगे और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन जितने हैं, जैसे इसमें 4 है तो हम ऑक्सीजन है, ये इसमें क्या होगा? अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है,
अच्छा, हम ये याद रखेंगे 4 जगह होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन भरने का है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले। नियॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से लेविस डॉट संकेत होता है। किसी भी तत्व का लेविस डॉट संकेत उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होता है, चाहे जिस तरह से भी आप चाहे बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि भाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूज करें 1s2 2s2 2p4। तब देखिए अंतिम ऊर्जा स्तर जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, संयोजी कोश। तो संयोजी कोश का ये ऑर्बिटल है s में, s सबशेल। उपकोश में एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है, और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। अब बताओ ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? लेविस डॉट संकेत क्या होगा? ऑक्सीजन का संकेत लगाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की स्थितियां देखिए अंतिम कोश में, युग्मित, दूसरा युग्मित, और ये अयुग्मित, इस तरह से। अब यहां पर एक चीज और सीखने को मिलेगा, वो ये है संयोजकता। किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढूंढ लो, संयोजकता पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? देखें, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? संयोजकता। केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए वो सारी चीजें जो इससे पहले पढ़े उसकी जरूरत पड़ती, तो उन चीजों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 है, 2 बार बंद बनाने की क्षमता है इसकी। किसी भी तत्व के बारे में बात कर सकते हैं इस तरह से। अगर मेरे पास क्लोरीन है, मान लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। संयोजी कोश ये है। s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब इसका लेविस डॉट सिंबल क्या हुआ? इसका लेविस डॉट सिंबल हुआ, देखें, युग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैं क्लोरीन लिखूंगा, 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन लिखूंगा और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। संयोजकता क्या होगा? संयोजकता होगा इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन है और कुछ, चलो कार्बन की बात करते हैं। अच्छा, इसी में और एक बात करूंगा कि भाई आप याद रखो कि किस ऊर्जा स्तर में कौन कौन सा सबशेल होते हैं। अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं ऊर्जा स्तर में सबशेलों की संख्या। ऊर्जा स्तर ये है कोश जिसको ऊर्जा स्तर कहते हैं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊर्जा स्तर है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऊर्जा स्तर है। एनर्जी लेवल कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसमें जो सबशेल होता है वो क्या होगा? सबशेल उपकोश। उपकोश 4 होते हैं, आपको पता है, S P D F 4 उपकोश होते हैं। तो पहले में ओनली S, दूसरे में S और P, तीसरे में S P D, चौथे में S P D F और पांचवे में S P D F होता है। अभी तक तो खोजे गए तत्वों में यही देखने को मिला है, लेकिन हाँ G भी हो सकता है। तो ये अलग बात है कि और भी तत्व आएंगे बड़े तत्वों, तो ये सब देखने को मिल सकता है। तो नॉर्मली हम कहां तक पहुंचते हैं? F तक। चलो अभी तक की खोजों में तो ये इस तरह से एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तब हम इसी चीज को आधार मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये थर्ड एनर्जी लेवल है, तो तीसरे ऊर्जा स्तर में एक और सबशेल आ सकता है 3D, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तब इसमें उत्तेजित अवस्था भी आती है।
इसमें उत्तेजित अवस्था भी आएगा। तो प्रथम देखिए, अब इसमें उत्तेजित कौन होता है भाई? युग्मित इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जो खाली है। तो डी ऑर्बिटल यहां पर आपके पास है और वो खाली है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल यहां पर आपके पास है और वो कैसा है? खाली है। तो ये डी ऑर्बिटल खाली। तो आप देखें 3s2 3p5 की जगह एक कम हो गया, 4 हो गया और हो जाता है 3d1। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, डी में है 4, पी में है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और डी में एक भी इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया है 5, 1 2 3 4 5 हुआ और एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसा क्यों हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित क्यों हुआ? क्योंकि तीसरे ऊर्जा स्तर में, पहले ऊर्जा स्तर में केवल s कक्षक होते हैं, दूसरे में sp होता है, जबकि तीसरे में spd तीनों होता है। अब चूंकि अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं हो रहा था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, सामान्य अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन अगर उत्तेजित हुआ तो वो उत्तेजित होकर के चला जाएगा कहां पे? जो खाली ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटल में चला गया, अब उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब कितना हो? संयोजकता इसकी कितनी हो गई? संयोजकता इसकी हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? देखो 3, संयोजकता 3। अब ये बात तो आपके पास क्लियर हो गया, संयोजकता अब इसकी 3 भी हो सकती है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितना हुआ? अभी 1 हुआ था, अभी अब 3 भी दर्शा रहा है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो सकता है क्योंकि जगह खाली है। तो ये अगला उत्तेजित अवस्था में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित हो जाएगा। तो अब एक और उत्तेजित अवस्था आ गया। पहली बार उत्तेजित होता है तो फर्स्ट उत्तेजित अवस्था होगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था। अब कौन होगा? सेकंड उत्तेजित अवस्था होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। तो कितना होगा? पी का इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 3 बचा, और ये हो गया 2 बार इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब देखो 1 2 यहां पर हो गया, कितना हो गया? 5, 1 2 3 4 5, 5 अयुग्मित। तो संयोजकता कितना हो गया भाई? अब संयोजकता हो गया 5। एक और चांस है, कितना? कौन सा उत्तेजित अवस्था? थर्ड उत्तेजित अवस्था। तो फिर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला 3s1 3p3 और 3d3। तब इसमें एक उत्तेजित, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसमें 3 एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और डी में भी 3 जगहों पर इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3। अब देखो कितना हो गया? 7। तो संयोजकता हो गई 7। तो संयोजकताओं से संबंधित बातों को हमें जानना पड़ेगा, और इस वजह से इसकी संयोजकता हो गई 7। तो क्लोरीन की संयोजकताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 2 3 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, और ऑक्सीकरण संख्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन चूंकि अधातु है इसलिए -1 और +1 दोनों दर्शाएगा। -1 इसलिए दर्शाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हुआ? वो विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरह काम करेगा, अधातु है। +1 क्योंकि इससे अधिक ऋण विद्युत तत्व अगर फ्लोरीन जुड़ गया तब फिर बात होती है कि ये पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, और जितने भी उत्तेजित अवस्थाएं होती वो हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। +3 +5 +7 हमेशा याद रखना, जब भी उत्तेजित अवस्था आता है तो हमेशा वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को ही दर्शाएगा। तो ये आपने देखा। क्या ऑक्सीजन में भी हम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सकते हैं? देखिए, पहले ऊर्जा स्तर में ओनली s होता है, दूसरे में sp कक्षक होते हैं। तो इसमें s और p ही कक्षक है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को लेकर के हम कुछ और भी, हम इस बात को लेकर के कुछ और भी चीजों पे हम थोड़ी बात कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक होता है 9, 1s2 2s2 2p5। पहले ऊर्जा स्तर में s होता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में s और p होता है। सो इसमें कोई भी खाली हमारे पास सबशेल नहीं है, न कक्षक है। 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5। तो इसकी संयोजक देखो। अब लेविस डॉट सिंबल क्या हुआ? लेविस डॉट सिंबल इस जगह पर देखने को मिल रहा है, F का युग्मित इलेक्ट्रॉन 3 और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
उत्तेजित अवस्था नहीं आ सकता है क्योंकि खाली कक्षक नहीं है। इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं होगा क्योंकि खाली कक्षक उपस्थित नहीं है। चलिए, ये बात तो क्लियर, लेविस डॉट सिंबल हो गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहां पर तो आपने लेविस डॉट सिंबल लिखा, क्या इसमें लिख सकते हैं? प्रथम उत्तेजित अवस्था में लिख सकते हैं भाई। क्या होगा? Cl, 2 युग्मित 2 3 अयुग्मित, 2 युग्मित और 3 अयुग्मित। इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में 7 का 7 ही रहेगा भाई। अभी भी चेक कर लीजिए, 3 अयुग्मित है तो संयोजकता 3 हो गई इसकी। इसमें क्या है? 1 युग्मित और 5 अयुग्मित। मैं नीचे सो रहा हूँ क्योंकि ये वाला अयुग्मित हो गया, 1 युग्मित था वो अयुग्मित हो गया है, तो इस तरह से अलग अलग सब इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये हुआ कि क्लोरीन में आपने देखा था कि ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये तीनों युग्मित था। अगले में क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है पर ये अलग हो गया, फिर ये युग्मित था, मेरे पास 2 बचे। फिर अब क्या हुआ कि ये अयुग्मित 3 है, अब एक और अयुग्मित हो गया तो ये अलग हो गया, फिर ये युग्मित हो गया, एक ही युग्मित बचे। और फिर अगले स्टेप में क्या देखने मिला? सभी सातों 1 2 3 4 5 6 7 सब अलग अलग हैं। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? संयोजकता कितनी हो गई? संयोजकता हो गई इसकी संयोजकता हो गया इसका 1, यहां पर दिख रहा है 1, यहां पर 3, यहां पर 5 और यहां पर 7। पर लेविस डॉट सिंबल को देखकर नहीं बता सकते कि उत्तेजित होगी कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के बाद ही पता चलता है। जैसे कि फ्लोरीन में हमने देखा कि उत्तेजित नहीं हो सकता है। क्लोरीन में देखा कि सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, S2P5 S2P5, देखो S2P5, तो इसमें उत्तेजित हो गया। अब बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन में। आपने देखा कि ऑक्सीजन में, देखिए ऑक्सीजन में भी S और P है, कोई खाली कक्षक नहीं, उत्तेजित नहीं हो सकता है। क्या सल्फर में हो सकता है? चेक करें। सल्फर परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना होगा? 4। तो संयोजी देखिए, पहला ऊर्जा स्तर ये है, इसमें sp होगा, s होगा, दूसरे में sp होगा, और तीसरा ऊर्जा स्तर है sp और d भी होगा, आप जानते हैं। तो d तो दिख नहीं रहा है तो हमारे पास d खाली है, ये बता सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में आपने क्या देखा कि भाई s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और d में है एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। तो अगर लेविस डॉट सिंबल की तरफ जाते हैं, लेविस डॉट सिंबल, तो हमें मिल रहा है इस अवस्था में सल्फर, और सल्फर पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब प्रथम उत्तेजित अवस्था होगा, क्यों? क्योंकि डी कक्षक अवेलेबल है तो उत्तेजित होगा। कौन सा होगा? जो युग्मित है वो अयुग्मित बनेगा। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था की तरफ जाते हैं तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, 3s2 3p3 और 3d1 हो जाएगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और d में आपके पास आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो लेविस डॉट सिंबल, इसको देख करके तो आप कहीं भी उत्तेजित कर दोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आपको मेन सहारा है, मेन जानकारी वही देता है। तो क्या हुआ? S एक युग्मित है और 4 अयुग्मित है, अलग अलग है। तो संयोजकता, इसमें संयोजकता क्या मिला आपको? 2। इसमें संयोजकता आपको क्या मिला? 4। अब एक और उत्तेजित हो जाएगा क्योंकि एक बार हो चुका है, अब दूसरी बार फिर होगा, तो हम लिखते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आप क्या देखोगे भाई? S का इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित हो गया, P में 3 इलेक्ट्रॉन और D में अब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन।
तो S1 3S1 3P3 एंड 3D2 होगा। अब अब्बाउ के नियमानुसार ये बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन तो 3D में भरने से पहले 4s में भरता है तब जाके 3D में। वो भरने का क्रम है भाई, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्रम है, किस ऑर्बिटल या सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, वो अब्बाउ के सिद्धांत दर्शाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होना होता है तो अपने ही ऊर्जा स्तर के सबशेल या कक्षकों में उत्तेजित होती है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्या हुआ, अब देखो इसका लेविस डॉट सिंबल क्या मिला। लेविस डॉट सिंबल, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग, और इसकी संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता इसका हो गया 6। ये इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस हमेशा लें। अब जैसे मैं बात करता हूं बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है। चलिए 1 मिनट, यहां बोरॉन से पहले मैं बेरिलियम ले लेता हूं। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। पहला ऊर्जा स्तर में s होता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में भैया sp होता है, p गायब दिख रहा है तो यहां पर 2p0 है। ये उत्तेजित नहीं है। तब अगर आप देख रहे हो तो p में कोई भी और इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमेशा याद रखना, s में जब इलेक्ट्रॉन भरा हो लेकिन उसके अगला जो उपकोष है यानी सबशेल है, p में ना इलेक्ट्रॉन, मतलब s में भरा हो इलेक्ट्रॉन लेकिन p में ना भरा हो, तो ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी संभव नहीं है। तो उस जगह पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं अपने आप, तो उत्तेजित अवस्था आ ही जाता है। उत्तेजित अवस्था में इस चीज का अक्सर प्रयोग करते हो कार्बन में इन शब्दों का। तो देखिए क्या हुआ, S का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के चला गया भैया P में, ये लीजिए। अब बताओ संयोजकता क्या होगा। संयोजकता इसका बेरिलियम का हो गया 2। अगर मैं आपको यहीं पे कह दूं कि चलो कार्बन को लेके चलता हूं, कार्बन है परमाणु क्रमांक 6, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। तब क्या होगा जरा देखें। आप ऐसा तो लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P में भी हो गया, लेकिन आप ये देख रहे हो कि P में एक कक्षक खाली है, तो हमेशा ये लिखते हो भाई, ये बनाने के बाद उत्तेजित अवस्था में ऐसा शब्द लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो क्यों ऐसा कह रहे हो, क्योंकि ये देखियो यहां पर भी वही बात बोली गई, P कक्षक जब खाली होता है तो S के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, उत्तेजित करवा देता है। तो उत्तेजित अवस्था ही इसका स्थायी अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया P में, तो ये P3 हो जाएगा। 1 2 3। अब संयोजकता इसकी हो गई फिर बताओ कितनी, 4। लेविस डॉट सिंबल 1 2 3 4। इसका बेरिलियम का लेविस डॉट सिंबल 1 2। ऐसा तो बात समझ लो कि P अगर खाली होगा, S में इलेक्ट्रॉन भरा है लेकिन P खाली होगा, युग्मित होगा, S में ये इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा और P खाली होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो ही जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने बोरॉन को अभी ले रहे थे, तो बोरॉन को मैंने रोका था। अब बोरॉन पे भी आप एक बार निगाह डालिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p, कितना हो गया 2p1। अब बताओ ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरे ऊर्जा स्तर पे sp ही तो होता है, d तो होता ही नहीं, तो d होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा वही देख लेते हैं। चलिए, तो s और p दोनों होता है और है भी, लेकिन S को ध्यान से देखिए, S तो पूरा भरा है लेकिन P में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ और एक खाली है। तो खाली तो उत्तेजित तो आएगा, तो उत्तेजित अवस्था आएगा ही। उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया P में, इस तरह से। अब संयोजकता आपको नजर आ रही है, लेविस डॉट सिंबल आपको दिख गया कितना, लेविस डॉट सिंबल आपको दिख गया इसमें बोरॉन और 1 2 3, और यहां पे और क्या नजर आ रहा है देखिए, तो संयोजकता भी नजर आ गई। संयोजकता कितनी है, 3 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एल्यूमिनियम की, आप सोच रहे हो डी ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, एग्जांपल ले दो, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 1s2 2s2 2p6, तो हो गया कितना 10, और 3s2 3p1 पहला ऊर्जा स्तर में S,
दूसरे ऊर्जा स्तर में sp, दोनों यूज हो गया। तीसरे ऊर्जा स्तर में sp_d होता है, चलो अपन d भी लिख लेते हैं, चलिए 3d0। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन, d खाली है। भाई अभी तो p खाली है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो उत्तेजित अवस्था में क्या देखने को मिलेगा? उत्तेजित अवस्था में आपको देखने को मिलेगा 3s1, क्योंकि यहां तो पूरी जो युग्मित होता है वही अलग होता है, तो ये हो गया 1। अब यहां पर जाओगे तो क्या मिलेगा, देखो तो 1 और ये 1 यानी कि 3p2, और 3d पे कोई रोल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां तक के लिए हमारे पास आखिरी कोश में है ही नहीं। सो यहां पर लेविस डॉट सिंबल हमको क्या मिल गया? लेविस डॉट सिंबल मिल गया। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी हमें अयुग्मित मिला 3, यानी कि संयोजकता 3। तो आप समझ सकते हो कि किसमें कितनी संयोजकताएं पॉसिबल है। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, कुछ एग्जाम्पल, हमेशा ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वो सिखाते जाएगा। जैसे नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन क्या सिखाएगा? 1s2, 2s2, 2p3। पहला ऊर्जा स्तर में s होता है, ये आपके दिमाग में रहना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, sp तो दोनों यूज हो गया है। सो s पर युग्मित इलेक्ट्रॉन और p पर 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों अयुग्मित है। लेविस डॉट सिंबल, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन और एक युग्मित और 3 अयुग्मित। संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता ओनली 3 होगी। ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्साइड बनता है तो एक इसकी और भी संयोजकताएं नजर आती हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहां पर फास्फोरस का। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब पहले ऊर्जा स्तर में भैया s होता है, आपको पता है। दूसरे ऊर्जा स्तर में sp होता है, भैया जानते हैं। और तीसरे ऊर्जा स्तर में spd तीनों होता है। तो sp तो यूज हो गया, d में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है, लिखना है नहीं लिखना अपनी मर्जी, लेकिन हम जानते हैं कि तीसरे d खाली होगा, तो इतने तो होंगे। तो s में कक्ष इलेक्ट्रॉन को चेक करो तो 2 है, p में चेक करो तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और d में चेक करो, d में भरो तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये लीजिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सामान्य अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है, सामान्य अवस्था में। तो सामान्य अवस्था में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मिला, लेविस डॉट सिंबल ये मिला। कितना मिला? फास्फोरस में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, और अरे डी में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। तो कितना हुआ? युग्मित और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता हमें क्या नजर आया? संयोजकता में नजर आया 3। डी है खाली, लेकिन जो कक्षक जिसमें भरा हुआ ग्राउंड स्टेट में, इसके s में तो इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अगर युग्मित है तभी तो अयुग्मित होगा, तो युग्मित है कोई बात नहीं, अब अयुग्मित कर देते हैं। और डी भी खाली है, अयुग्मित कर देते हैं। तो उत्तेजित अवस्था में इसमें प्रथम उत्तेजित अवस्था ही आएगा। तो 3s1 एंड 3p3 और 3d1। s का 1 इलेक्ट्रॉन, p का 3 इलेक्ट्रॉन और d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये लीजिए, अब देखो संयोजकता, लेविस डॉट सिंबल हमें क्या नजर आ रहा है? लेविस डॉट सिंबल हमें नजर आ रहा है फास्फोरस में 1 2 3 4 और सबके सब अलग अलग 5। संयोजकता हमें क्या नजर आया? 5। तो फास्फोरस की संयोजकता 5 भी होगी, मतलब 3 और 5 दोनों होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, अधातुओं में है, अधातु है ये, तो क्या मिलेगा? सामान्य अवस्था में आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीकरण संख्या, अधातु इसलिए -3 और +3 ऑक्सीकरण संख्या और +5। उत्तेजित अवस्था की स्थिति हमेशा पॉजिटिव ही होगा और एक स्थिति पॉजिटिव होगा। तो ये आपने देखा कि इसकी संयोजकता किस तरह से निकाला जा सकता है किसी भी तत्व का, जो कि जब संयोजकता पता हो तभी हम केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा केमिकल बॉन्डिंग को समझना मुश्किल ही हो जाएगा। तो ये इसकी प्रारंभिक ज्ञान होता है। तो हमने क्या क्या समझा ये आप देख लीजिएगा। हमने समझा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाने आ गया,
लेविस ये है कोसेल लेविस सिद्धांत, जिसके आधार पर हमने ये पता चला कि अष्टक पूर्ण होना चाहिए। पर ये नियम जो है आगे जाकर के निराधार भी हो जाएगा, देखिएगा कैसे। फिलहाल आपने ये देखा कि भाई 8 अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए, और हमने देखा लेविस डॉट सिंबल हम कैसे निकाल सकते हैं और संयोजकता हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने देखा। अब एक बात और जानिएगा, धातु अधातु उपधातु को हम पहचान लें तो हमारे काम चल जाएंगे। धातु इलेक्ट्रॉन दाता होता है, एक बात हमेशा याद रखना, धातु सामान्यतः इलेक्ट्रॉन दाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और उपधातु ये संबंधित है कि इलेक्ट्रॉन दान और ग्रहण दोनों ही कर सकता है, दाता एवं ग्राही दोनों होता है। ये डिपेंड करता है कि वो धातु से जुड़ा है कि अधातु से जुड़ा है। अगर उपधातु धातु से जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, अधातु से जुड़ा होगा तो दाता होगा। तो ये दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दाता या ग्राही हो सकता है। जब धातु इलेक्ट्रॉन दाता है तो दान करने के बाद इसमें धन आवेश आ जाएगा, अधातु में ग्रहण करने के बाद ऋण आवेश आ जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि वो क्या है। दान करने पर धन और ग्रहण करने पर ऋण चार्ज आ जाएगा। आवर्त सारणी में उन तत्वों को पहचान लें कि कौन सा अधातु है कौन सा उपधातु है। तो हम ध्यान रखें, हम बोरॉन से आते हैं नीचे, तो बोरॉन से स्टार्ट करें। बोरॉन एक्चुअली अधातु है, पर सिलिकॉन मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, सिलिकॉन से आप ऐसे चलते जाइए, आपको पता चल जाएगा ये उपधातु है। सिलिकॉन का नीचे वाला तत्व, इसका नीचे वाला तत्व, और इसका तो आर्सेनिक के आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 इन तत्वों को हम कहेंगे उपधातु। क्या कहेंगे? उपधातु, मेटलाइट, उपधातु। और ये जान लो कि उपधातु के इस साइड जो भी तत्व होगा वो धातु होगा, और उस साइड जो तत्व होगा वो अधातु होगा। ये धातु है एल्यूमिनियम, और फास्फोरस अधातु है। धातु अधातु, तो ये उपधातु। ऐसे सिलिकॉन से ऐसे तिरछा चलेंगे। बोरॉन में भी आधात्विक गुण ज्यादा रहता है, धात्विक गुण थोड़े होते हैं, इसलिए इसको हम मूल रूप से अधातु कहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ लोग ऐसे इसको थोड़ी बहुत गुण आने की वजह से इसको कह देते हैं कि भाई ये उपधातु है, जबकि ये ऐसे ज्यादा सही नहीं, क्योंकि परसेंटेज वाइज इसमें धात्विक गुण बहुत कम होते हैं। तो चलिए साहब, ये क्या हुआ, सिलिकॉन से ऐसे तिरछे चलोगे तो आपको मिल जाएगा उपधातु, और आर्सेनिक के आगे पीछे और आर्सेनिक के नीचे, और फिर इस तरह से, मतलब आर्सेनिक के पड़ोसी जो है वो पूरे क्या है, उपधातु है। चलिए, इस तरह से हम पहचान सकते हैं धातु अधातु उपधातुओं को। धातुओं के लिए ऑक्सीकरण संख्याएं पॉजिटिव होगा, अधातुओं के लिए नेगेटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव होगा। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप आवर्त सारणी देख रहे हो तो आवर्त सारणी के साथ इस बात को भी ध्यान दें, ये वर्ग वाइज यानी कि समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये समूह है। तो हम ये जाने कि भाई ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो तत्व नजर आ रहे हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें अगर वर्गों के साथ हम ऑक्सीकरण संख्याओं को अगर लें तो हम इस बात पे ध्यान रखें, ये प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली +1 होगा, दूसरे वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। सिंपल अगर वे में देखें तो, और भी गहराई में जाना चाहते हो तो काफी गहराइयां हैं, इस बात का हम ध्यान रखें। ये इस वर्ग तत्वों की +3 +4
4 प्लस माइनस 4, फिर -3, -2 एंड -1 और इस वर्ग तत्व की संयोजकता 0 होगी। पर याद रखना, ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हो तो धनात्मकता बढ़ती जाती है, ऊपर रहते हो तो ऋणात्मकता अधिक होती है। इस तत्व की संयोजकता जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये देखें इस तरफ जाते 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 पॉजिटिव होने लगेगा और ये बोरॉन का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा, यानी कि +-3, ये +3 सबका +3 होगा। हम आगे जाकर के अक्रिय युग्म प्रभाव वगैरह के बारे में भी जानकारी लेंगे, तब वो ज्यादा बेहतर तरह से हम इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ऑक्सीजन संख्याओं से रिलेटेड। तो पहले तो हमारे केमिकल बॉन्डिंग के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी हमने यहां पर देख लिया है। अब एक जरूरी बात कह दूं यहीं पर कि सूत्र बनाने की बात क्या है, क्या मतलब है सूत्र बनाना, क्योंकि हम रासायनिक बंध पढ़ना चाहते हैं तो रासायनिक बंधों के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले कुछ बातों को समझें। पहली बात यह समझें कि सूत्र बनाने वाली काम क्या है, जरा समझेंगे। हम यहां पर देख रहे हैं ये आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों की संयोजकता +1 होगी, इसकी +2 होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या हम लिख रहे हैं। तो इसका +3 प्लस -4 ये है, -3, -2, -1 और ये 0। तो अगर किन्हीं दो तत्वों को अगर आपके साथ कह दिया गया दो तत्वों को मिलाइए और कुछ क्या बन सकता है, सामान्य तौर पे ये कौन सा यौगिक बना सकता है, तो आपको क्या करना होगा इनके बारे में बात करता हूं। जैसे छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कहते हैं कि भाई सोडियम धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम धातु जो है वो सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम धातु जो है क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम धातु जो है ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। इस तरह से अब बात कर लेते हैं, चलिए, कि कैल्शियम धातु है वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम धातु क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम धातु नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। ऐसे कई प्रश्न हमारे पास हैं कि कैल्शियम धातु नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन से, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम जो है नाइट्रोजन से मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन जो है क्लोरीन के साथ, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। इसी तरह से बात करते हैं कि भाई सल्फर जो है क्लोरीन से मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर जो है ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा। तो ऐसे कई प्रश्न हो सकते हैं कि भाई सोडियम जो है कैल्शियम से मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम जो है आर्गन से मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम जो है जेनॉन से मिलकर क्या बनाएगा, या एल्यूमिनियम जो है वो कैल्शियम से मिलकर क्या बनाएगा। ऐसे कई तरह के प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं, या हमें ये एक छोटी सी बात है जिससे हमारा दिमाग अपना दिमाग फिल्टर कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए एक छोटी छोटी जानकारी हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो देखें क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा। तो कभी भी एक बात याद रखना, सूत्र बनाने का एक छोटा सा नियम पे ध्यान दें, छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं, जिसके बेस पर हम रासायनिक बंधों के प्रकारों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब हमारे पास कोई बड़ी जानकारी नहीं है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल हमको याद है और उस बेस पर हम कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं। हमें पता चल गया भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता हमें पता चल गया है, आवर्त सारणी के बेस पर भी हमको संयोजकता निकालने पता चल गया। तो हमारा मेन उद्देश्य संयोजकताओं को जानना, वैलेंसीज को जानना। तो आप यहां पर क्या करोगे कि मान लेते हैं मेरे पास दो तत्व है ए और बी, दो तत्व है। एक तत्व की संयोजकता है x और बी तत्व की संयोजकता है y। क्या हुआ कि ए की संयोजकता है x और बी की संयोजकता है y। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि x को b की संख्या बना दो और y को a की संख्या बना दो। मतलब एक कंपाउंड बनेगा, मिलकर के बना लिया a y b x जैसा कंपाउंड बनाएगा। ये है
इसी चीज को यूज करते हुए हम सबसे पहले इनकी संयोजकताओं को पता लगा लेते हैं। भाई इसकी संयोजकताएं क्या है, सोडियम, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन की संयोजकताएं क्या है। तो दो तरह से, परमाणु क्रमांक पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, संयोजकता निकाल लो। या नहीं तो आपको ये तो पता है आवर्त सारणी, भैया सोडियम कहां पे है, प्रथम वर्ग तत्व है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन यहां पर 16वें ग्रुप में है, -2। तो इस तरह से आप संयोजकताएं निकाल सकते हो। ये आसान तरीका होता है, आवर्त सारणी से आप निकाल लो। तो हम यहीं पे बात करते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले संयोजकताएं लिख देता हूं सबका। तो आपको पता है कि सोडियम की संयोजकता +1, तो सभी जहां पे भी सोडियम होगा ये +1 होगा, ये पता चल गया है। कैल्शियम का +2, कैल्शियम का +2, जहां भी कैल्शियम होगा मैं +2 लिख देता हूं। ये लीजिए, हमें पता चल गया ये +2। फिर ऑक्सीजन का है -2, सल्फर का -2, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, नाइट्रोजन का -3, ऑक्सीजन का -3, क्लोरीन का -3, सॉरी क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, एल्यूमिनियम का +3, क्लोरीन का -1, +3, +3, ये +-4 और क्लोरीन का -1, +-4, -2, ये -2, -1, -2, -2, +1, +2, +1, 0, 0, +3, +2। अब इतनी बातें हमारे पास आ गया कि अब इतनी जानकारी हमारे पास है कि भाई हम कोई भी दो तत्व दिया गया होगा, उन तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर हम अभी तक की पढ़ाई के आधार पर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आप में आनी चाहिए। तो अगला चरण हमारा है कि सूत्र, यानी कोई नया यौगिक, दो तत्व आपस में रिएक्शन कर रहा हो तो कौन सा यौगिक बनाएगा, इसकी जानकारी हमारे पास है। यानी आप सिर्फ सूत्र नहीं बनाते हो, आप रासायनिक अभिक्रियाएं भी करते हो। तो पहला चरण सूत्र बनाने का, वो रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करने का पहला चरण भी होता है। यानी केमिकल बॉन्डिंग आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट सिखा देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो कंप्लीटली सिखाने की कोशिश कर देता है, यानी एक तरह सिखा ही देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को हम बहुत अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। फिलहाल यहां पे आप सब बच्चों को जवाब मिल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। सोडियम और ऑक्सीजन, माइनस प्लस से क्या हमें मिलेगा, क्या जानकारी मिलेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए साहब, कहीं पे जगह हो तो मैं इस चीज को आपको समझा दूं। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा, जगह थोड़ा कम है, यहीं पे लिख दे रहा हूं। देखिए, तत्वों की अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रिया की संभावना, संभावना। एक तत्व धनात्मक है और दूसरा तत्व ऋणात्मक है। एक तत्व धनात्मक है और दूसरा तत्व ऋणात्मक है, तो वो अभिक्रिया करके यौगिक बनाएगा और वो यौगिक होगा आयनिक यौगिक। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि धन आयन या धन आवेश वही बनाता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वही उसकी होती है जो धातु होता है। धातु है और ये अधातु है। एक संभावना ये हुआ। दूसरी संभावना है दोनों ही नेगेटिव होगा तो भी यौगिक बनाएगा और वो यौगिक होगा सहसंयोजी। सहसंयोजी यौगिक होगा क्योंकि दोनों अधातु आपस में मिल सकते हैं। अधातु अधातु मिलकर के यौगिक बनाया। लेकिन तीसरी चौथी कोई भी बात पॉसिबल नहीं है। जैसे प्लस और प्लस दोनों कभी नहीं मिल सकते, प्लस और शून्य कभी नहीं मिल सकते,
माइनस और शून्य कभी नहीं मिल सकते, शून्य और शून्य कभी नहीं मिल सकते। यानी जिसकी संयोजकताएं दो तत्व है, दोनों धातु है, दोनों में से कोई भी अधातु है और दूसरा यानी अक्रिय गैस अगर कहीं ना कहीं एक बार आ गया हो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है, यानी कि वो अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस है किसी के साथ बंधन नहीं बनाती। ये सिंपल बात आप समझ लीजिए। तो बस प्लस माइनस आयनिक यौगिक, माइनस माइनस सहसंयोजी यौगिक, ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। अब आपके पास ये लिखा हुआ, आप बता सकते हो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभिक्रिया करेगी। अब हाँ हो गया, हाँ तो हो गया रिएक्शन करने की बात। अब देखो सोडियम Na कितना होगा, तो मैंने कहा था कि इस B की संयोजकता इसकी संख्या और इसकी संयोजकता इसकी संख्या, तो ये दो जो है वो सोडियम की संख्या दर्शा दिया। और ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन कितने चाहिए, ऑक्सीजन तो सोडियम की संयोजकता धन एक है यानी एक है, तो एक इधर आकर के एक हो गया। ऑक्सीजन लिखा है मैंने, 1 लिखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती ना, ओ है मतलब एक है। चलो दूसरे में क्या होगा, ये भी इधर आया ये भी इधर आया, तो Na2S बन गया। इसमें बात करते हैं तो देखो ये सोडियम का एक इधर चला गया, क्लोरीन का एक इधर आ गया, तो ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, प्लस माइनस है, तो ये अभिक्रिया कर गया NaCl बन गया। यहां पर सोडियम का एक प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस रिएक्शन करेगा, ये है आगे, और क्या बनाएगा Na1Br1। यहां पर बात कर रहे हैं कि सोडियम Na ये प्लस है ये माइनस रिएक्शन करेगा, सोडियम कितनी संख्या में होगा, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है तो 3, और नाइट्रोजन बनेगा कितना लगेगा, सोडियम की संयोजकता 1 है, 1 हो गया। अब यहां पर कैल्शियम और इसके प्लस और माइनस है रिएक्शन होगा, तो Ca कितना लगेगा 3 और ऑक्सीजन कितना लगेगा 2। तो कैल्शियम 1 और क्लोरीन 2। इस जगह पे बात करते हैं कैल्शियम, ये देखिएगा, और ये होता है -3, तो ये दोबारा हो गया क्या, ठीक है। तो कैल्शियम कितना, ये प्लस माइनस है तो रिएक्शन होगा कैल्शियम 3 और नाइट्रोजन 2। अब यहां पर ये प्लस ये माइनस है रिएक्शन होगा, तो एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3। ऑक्सीजन का -2 होता है तो ये इधर आ गया ये इधर आ गया, तो क्या बन गया Al2O3। नाइट्रोजन का होता है -3, तो क्या होगा, अब देखो यहां पे Al 3 और नाइट्रोजन भी 3, ये इधर 3 आया इधर 3 आया, तो 3:3 है, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 अनुपात कट गया, तो सरलतम अनुपात क्या हुआ, सरलतम अनुपात हुआ 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी कि Aln बनेगा। इस जगह पे क्या हुआ, ये 4 ये धन है, धन ऋण है, मतलब ये देखो ये माइनस है मतलब ये प्लस का काम करेगा, तो ये हो गया CCl4, ये 1 हो गया कार्बन और ये 4 हो गया। अब देखो यहां पर C2O4, अब देखो C2O4 है तो रेशियो क्या हुआ 2:4, यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि हो गया, अगर अनुपात देखें तो अर्थात हो गया CO2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, CO2 बनेगा। अब देखें यहां पर एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कंपाउंड बन रहा है, और कार्बन जो अधातु है, तो आप इतना यहां तक देखिए पूरे के पूरे कंपाउंड जिसमें एक धातु और दूसरा अधातु है, सभी आयनिक यौगिक है, धन और ऋण वाला सभी आयनिक यौगिक है। अधातु जब आते हैं तो ये सहसंयोजी यौगिक है, ये माइनस है, माइनस रिएक्शन कर सकता है, यस, तो माइनस रिएक्शन कर सकता है, तो Cl2, ये देखो ये 2 है, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि SO बनाएगा। C देखो पॉजिटिव नो रिएक्शन, +0 नो रिएक्शन, +0 नो रिएक्शन, प्लस नो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आपने यहां पर सूत्र बनाना भी देखा, और आपने देखा कि यहां पर रिएक्शन जब हो रही है तो बनने वाला यौगिक क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला भी हो गया, और रिएक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी मिल गई। इससे एक बात तो सिद्ध हो गया कि चलो मैं इस चीज को लेके चलूं कि मैंने क्या सीखा यहाँ पे, तो मैंने सीखा भैया कि ऑक्सीजन सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराऊंगा तो मुझे मिलेगा Na2O। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करूंगा तो कैसे करूंगा, ऑक्सीजन 2 है तो मैं इसको 2 कर दूं,
सोडियम 4 हो गया, 4 हो गया। ये एक तरह से संतुलित रिएक्शन मिल गया, एक तरह से क्या संतुलित रिएक्शन मिल गया। तो मुझे रिएक्शन भी बनाने आ गया, सूत्र भी बनाने आ गया, तत्वों के प्रकार भी मैं जान गया, उसकी संयोजकताएं भी जान गया। तो अब मेरे लिए आसान हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग को समझ पाना, रासायनिक बंध को समझ पाना। तो चलें हम रासायनिक बंध समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं हम यहां पर देखते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध। अगर हम इन बंधों को शॉर्ट में बोलें कि क्या है भाई ये बंध, इसको हम शॉर्ट में क्या परिभाषा दें, तो हम सिंपल कुछ परिभाषाएं हम दे सकते हैं, जबकि इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। पहले हम बात करते हैं कि आयनिक बंध, जिसको विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो यहां पर हम आयनिक बंध किसको कहेंगे वो समझें। जब किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई बंध बनता है तो उस बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। मैंने कहा जब किन्हीं 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, एक ने दिया और दूसरे ने ग्रहण किया, तब कोई बंध बने तो इसे विद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। ऐसा होने पर क्या होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें धन आवेश आ जाता है तो धन आयन बन गया। एक ने लिया, एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋण आवेश आ गया, ऋण आयन बन गया। तो धन आयन और ऋण आयन, तो आयनों के मध्य आकर्षण बल स्थापित हो गया, तो ऐसे बंध कहलाएगा आयनिक बंध। फिर बात करते हैं दूसरा है तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध को हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध, साझेदारी होती है तो इसको हम बोलेंगे सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन युग्मों के आदान प्रदान से बने बंध, या इसको कहा जाता है किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बना बंध। क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो आप इस बात को आपको एकदम शॉर्ट में आपको याद रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इस बात को कॉपी में अपने पेज में जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख लें। जब मैं पढ़ाते जाता हूं तो आप अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा करिए, तब आप सीखेंगे। अन्यथा अगर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुनते जाएंगे, तो आपको समय के साथ देखते देखते नींद आने लगेगी। तो आपको नींद नहीं आना चाहिए, आप उसको सीखें और लिखते जाएं, बना के देखते जाएं मेरे साथ, तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अन्यथा ये होगा कि क्लास पूरा होने के बाद आपके दिमाग में एक टेंशन रह जाएगा कि यार मैं इसका रिवीजन करूंगा, यार मेरे मूड नहीं हो रहा है यार रिवीजन करने का, क्योंकि बात तो समझ में आ गई है। छोड़ो ना, अगले स्टेप में चलते हैं, अगली क्लास देखते हैं। याद रखना क्लास चल रहा है, क्लास चलते चलते मेरे साथ कुछ लिखा करेंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं क्विज। कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि ये वो सिंपल क्वेश्चन है जिसके बेस पर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, समझा है। तो पहला प्रश्न आपके पास, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? मतलब ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बिल्कुल क्लियर है, एकदम आसान है, बिल्कुल आपने अभी देखा था, कितना 6। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। ओके। दूसरी बात होगी, सोडियम और सल्फर की क्रिया से बना यौगिक होगा। बिल्कुल, अब बता सकते हो कैसा यौगिक होगा, सोडियम क्या है, सल्फर क्या है, और इस प्रकार के संयोग से बनने हुए यौगिक क्या होंगे? क्या आप बता सकते हैं इसको?
आसान है ना। तो आप ये सोच रहे हो कि नीट लेवल की नहीं है भाई, यहीं से तो शुरुआत होगी आपकी उड़ान भरने की। उड़ान बैच है उड़ान भरने की, क्योंकि आप जितना उड़ान भरोगे, जितना छोटी से छोटी चीजों को सीखोगे, यानी आपका बेस सही होगा तो आपकी उड़ान भी अच्छी होगी, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा बेस सही है, कॉन्फिडेंस हाई होगा। सो बोलिए क्या होगा? सोडियम और सल्फर की क्रिया से बना यौगिक होगा सोडियम। सोडियम धातु है बेटा, सोडियम क्या है? धातु है। और सल्फर क्या है? सोडियम धातु है और सल्फर क्या है? वो अधातु है। धातु और अधातु के बीच बना यौगिक कहलाता है आयनिक यौगिक। इस तरह से बी ऑप्शन राइट। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं हम। प्रश्न क्या है? किसी तत्व की संयोजकता होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन साझा करने की क्षमता, डी उपरोक्त सभी। तो बताएं क्या होगा? किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन साझा करने की क्षमता। अब आपको बता दें कि संयोजकता का मतलब यही होता है कि किसी परमाणु के द्वारा वो कितना इलेक्ट्रॉन दान करता है, कितना ग्रहण करता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन दान, ग्रहण या साझा करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो इसमें उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल आसान। फिर अगला प्रश्न है हमारा अब देखेंगे आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। आयनिक बंध के लिए अभी आपने क्या देखा था, क्या समझा था, वो आपको कुछ ना कुछ तो याद आ गया होगा। तो एक बार रिमाइंड कर सकते हो कि आयनिक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं और विद्युत संयोजी आयनिक बंध, सहसंयोजी और उपसंयोजी बंध क्या होते हैं। एक बार छोटी सी बातों पे रिवाइज कर लीजिए। चलिए रिवीजन कर लिए। तो हमने याद कर लिए हैं भाई कि आयनिक बंध का मतलब होता है किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर भी लिखा है किसी दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। आदान प्रदान को हम कह सकते हैं स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, परमाणु ए है, परमाणु बी है, और इस जगह पर आप देख रहे हो कि एक परमाणु ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ए पर प्लस चार्ज आ गया और बी पर माइनस चार्ज आ गया। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करके रखती है, ए प्लस बी माइनस एक दूसरे को आकर्षित करके रखती है। इस तरह से ये बना लिया धनायन, धनायन बन गया, और ये बन गया ऋणायन। यहां पर जो धनायन बनाने वाला ए है एक्चुअली ये धातु होता है, और जो ग्रहण करने वाला जो होता है वो अधातु होता है। तो धातु और अधातु के बीच बना बंध भी क्या कहलाएगा? आयनिक बंध कहलाएगा। ठीक है, इस तरह के यौगिक को कहेंगे आयनिक यौगिक कहेंगे। दो विपरीत आयनों यानी धनायन और ऋणायन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही हम आयनिक बंध कहते हैं। यानी कि इन दोनों आयन के बीच लगती है एक आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, जिसको कहा जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इस बंध को हम कहते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बंध धातु तथा अधातु के मध्य बनता है। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिया गया है कि भाई ये धातुएं हैं, जैसे प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं ये Li+ एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। दूसरे वर्ग तत्व जो है मैग्नीशियम, वो एक दो इलेक्ट्रॉन दान करती है। 13 वर्ग के तत्व जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दान करती है। और ये जो धातुएं हैं, ये धातु इन अधातुओं से जुड़ता है। ये अधातुएं हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। 15 वर्ग के तत्व जो है, 16 वर्ग के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 17 वर्ग के तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इस तरह से बंध बन जाते हैं। तो हम इस चीज को समझ लें, एक छोटा सा एग्जांपल, सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हम देख रहे हैं क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, धन आवेश बन गया, और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया।
7 की जगह अब एक इलेक्ट्रॉन आया है सोडियम से, तो ये इलेक्ट्रॉन आया, अब इसमें एक माइनस चार्ज हो गया, 8 हो गया। अब देखो तो आपको पता चलेगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इलेक्ट्रॉन दान करने पर बच गया इसका 2 8 हो गया, अष्टक इसका भी पूरा हो गया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा 2 8 8, अष्टक पूर्ण हो गया। तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो चुका है, दोनों का अष्टक पूर्ण हो चुका है, इसका भी और इसका भी। अब इस तरह से दोनों आयन एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ये अपने विद्युत धनात्मक चार्ज की वजह से, और दूसरा जो है क्लोरीन जो है अपने माइनस चार्ज की वजह से, माइनस आवेश की वजह से। तो इसमें विद्युत आकर्षण बल लगा और इस तरह से ये बन चुका है NaCl। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स पे काम कर सकते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन अभी देख लिए थे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंतिम कोश में, देख लीजिए 2 8 7। अब बताइए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहिए इसको, तो कैल्शियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 2 धनावेश आ गया, तो 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। अंतिम कोश में इसका भी अष्टक पूर्ण हो चुका है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, बस एक ही ग्रहण कर सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं कर सकता, एक माइनस चार्ज है, 2 में से एक। अब एक इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करवाना है तो हमें 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। मैंने 2 क्लोरीन लिया, ये लीजिए, इस तरह से दोनों क्लोरीन पर 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, अष्टक पूर्ण हो चुका है। अब हम ये समझ सकते हैं कि कैल्शियम Ca2+ क्लोरीन माइनस, जिसके अंतिम कोश में अष्टक पूर्ण हो चुका है, ये है 2 बार। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि CaCl2 बन गया। यहां पर हम सबको समझ में आ चुका है कि एक परमाणु धातु जो इलेक्ट्रॉन दान करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, दूसरा परमाणु जो अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। दोनों तत्वों के बीच में, दोनों तत्व आयन बना लेता है, एक धन आयन बनाता है धातु धन आयन, और अधातु ऋण आयन बना लेते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस तरह का बंध बनता है। तो हमने अब समझ में आ चुका है कि हमें सूत्र बनाने आ गया, मतलब ऐसे रिएक्शंस कर सकते हैं, ऐसे बंधों को बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप सब काम करिएगा। मैग्नीशियम धातु का ऑक्सीजन के साथ करके देखिए, मैग्नीशियम धातु को क्लोरीन के साथ करके देखिए, एल्यूमिनियम धातु को ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बंध बना के देखिए। क्या आप बना सकते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, बना सकते हैं, तो करके देखिएगा। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आयनिक बंध प्रबलता से कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ये प्रभावित करने वाले कारक बताते हैं। तो सबसे पहले देखें, आयनिक बंध को प्रभावित करता है आयनन ऊर्जा। धनात्मक परमाणु यानी कि धातु की आयनन विभव जितना कम होगा वो उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा और आयनिक बंध को उतना ही प्रबल बनाएगा। ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा, आयनन विभव, धनात्मक परमाणु का आयनन विभव कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आयनिक बंध प्रबल बनेगा। देखिए साहब, मैंने क्या कहा, धनात्मक परमाणु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन दान किया कम ऊर्जा लेकर के, तो उसकी विद्युत धनात्मकता क्या हुई, अधिक हुई, या यूं कह सकते हैं आयनन ऊर्जा उसकी कम होती, आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करती है। तो यहां पर आपने देखा कि धनात्मक परमाणु की आयनन विभव कम होगा तो आयनिक बंध उच्च होगा। दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा तो ऊर्जा भी अधिकता से दान करेगा। आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने पढ़ाया है। तो जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, यानी ऋणात्मक परमाणु जो है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा प्रबलता से तो ज्यादा ऊर्जा दान करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि धनात्मक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए और ऋणात्मक परमाणु का
इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होना चाहिए, तब वो आयनिक बंध प्रबलता से बनेगा। फिर बात होता है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करते हैं। दोनों तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। जितना अधिक अंतर होगा दो तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता में, वो उतना ही प्रबल आयनिक बंध का निर्माण करेगा। फिर बात करते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा उच्च होना चाहिए, तभी तो जाकर के आयनिक यौगिकों में उनके आयन एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है। जालक ऊर्जा क्या होता है एक बात समझो। ये कह सकते हैं धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करती है जितने ऊर्जा से, उसी ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करके रखती है, तब वो ठोस या क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो एक मोल धन आयन, एक मोल या ऋण आयन, या यूं कह सकते एक मोल अणु के निर्माण में जितनी ऊर्जा वो क्रिस्टल के निर्माण, एक मोल क्रिस्टल के निर्माण में जितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। या उस क्रिस्टल को उनके परमाणुओं में तोड़ने पर या उनको अलग करने पर, उनके आयनों में अलग करने पर, परमाणु में नहीं आयनों में अलग करने पर जितनी ऊर्जा लगती है, आयनों में अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, किसी आयनिक ठोस के आयनों को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम उसकी क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा कहेंगे। तो ये होता है क्या चीज? ये होता है आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे चलते हैं, विद्युत संयोजी यौगिकों के क्या गुण होंगे? विद्युत संयोजी यौगिकों के क्या गुण होंगे? चलो देखिए, सबसे पहले विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण। पहली बात है भौतिक अवस्था, ये सभी ठोस होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः ठोस होते हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ये कैसे होती है? ये कठोर होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसकी विलेयता, ये जल में सामान्यतः विलेय होते हैं, जल में विलेय, परंतु अकार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। चालकता, ये जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको पानी में घोला जाता है तो आयनों में टूट जाता है, जैसे कि NaCl है। इसको पानी में घोल दो तो Na+ और Cl- बन जाएगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये आयन गति करने लगेगा। ये धन इलेक्ट्रोड की, ये धनात्मक आयन है, वो ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। ऋणात्मक आयन जो है धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करती है। इस तरह से विद्युत धारा प्रवाह होने लग जाता है। आयनिक अभिक्रियाएं इसकी तीव्र गति से होती है। इसमें समवायता नहीं पाई जाती है। क्योंकि ये दिशात्मक प्रकृति का नहीं होता, इसलिए इसमें समवायता नहीं पाई जाती है। ये कुछ बातें हैं जो आपने अभी शॉर्ट में देखा है। अगर इसको थोड़ा सा स्पेशल वे में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हल्की फुल्की इसकी भी जानकारी दे देता हूं। अच्छा जानकारी दूंगा, आप परेशान ना हो। भौतिक अवस्था, मैंने कहा कि ये कैसा होता है? ये होता है क्रिस्टली ठोस बनाता है। अगर हम NaCl के क्रिस्टल को अगर जाएं, आप इसको 12th के में देखेंगे, मतलब आपने देखा होगा, 12th में देखा होगा कि सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे, तो सोडियम क्लोराइड की एक निश्चित संरचना बनती है कि एक सोडियम धातु को एक तल पर 4 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ है और एक ऊपर और एक नीचे और 2 क्लोराइड ने घेरा हुआ है, यानी कि 6 दिशाओं से वो सोडियम आयन 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है। एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है, एक क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा हुआ है, यानी प्रत्येक सोडियम 6 क्लोरीन से और प्रत्येक क्लोराइड 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। इस तरह से एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, 3D जाल। ये ऐसा होता है इसका क्रिस्टल।
ऐसा होता है इसका ठोस। तो इसी कारण से क्रिस्टलीय अवस्था में होता है और ठोस अवस्था में होता है। दूसरी बात, इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके जो अणुएं होते हैं, आयन जो होती है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। फिर बात करते हैं कठोरता और भंगुरता। चूंकि ये एक तरह से एक निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं, इसलिए जब इसको ठोकर लगाई जाती है, एक तो कठोर आप प्रबलता से जुड़े रहते हैं और जब ठोकर लगाई जाती है तो एक परत दर परत ये टूटने लगते हैं और भंगुरता दिखाई देती है, ब्रिटलनेस दिखाई देती है। विलेयता, ये इसको जल में या ध्रुवीय विलायकों में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं और आयनों में टूट करके उनके साथ वो आसानी से विलय हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विलेयता दो बातों पर निर्भर करता है। एक है जालक ऊर्जा और दूसरा है विलायकन ऊर्जा। याद रखिएगा, जब जालक घुलेगा कब, विलय कब होगा? विलय होता है जालक ऊर्जा से विलायकन ऊर्जा अधिक होता है। तो याद रखिएगा, आयनिक क्रिस्टल ऐसा भी नहीं है कि सभी आयनिक क्रिस्टल जल में घुलेगा ही घुलेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसकी विलयनशीलता अधिक होती है। किसमें? आयनिक ध्रुवीय विलायकों में। पर इस जगह पे ध्यान रखना पड़ता है कि विलायकन ऊर्जा अगर अधिक है जालक ऊर्जा से, तब वो घुल जाती है। कई ऐसे कंपाउंड है जैसे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो है अविलेय है या अति अल्प विलेय है, जबकि बेरियम क्लोराइड विलेय है पानी में। इसमें जालक ऊर्जा U से दर्शाते हैं, विलायकन ऊर्जा को हम यहां पे सॉल्वेशन एनर्जी ES से दर्शा रहे हैं। तो इस जगह पे क्या है इसका कि U ज्यादा है ES से, और इस जगह पे क्या है U कम है ES से, यानी इसमें ES ज्यादा है, विलायकन ऊर्जा ज्यादा है। ये इसका कारण होता है। विद्युतीय चालकता, चूंकि ये पानी में घुलने पर आयन में टूट जाता है अथवा जब इसको गर्म किया जाता है तो इनके आयन गतिशील हो जाते हैं, इस कारण से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि पिघली हुई अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं और जलीय विलयन में भी विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक अभिक्रियाएं, जब इनको जल में घोला जाता है तो ये आयन बना लेता है, धनायन और ऋणायन। अब इसकी अभिक्रियाएं करा जाता है दूसरे आयनिक यौगिकों के विलयन के साथ, तो वो आसानी से अपने विपरीत आवेश वाले आयनों के साथ मिलकर के रिएक्शन कर लेता है। इस तरह से इसकी अभिक्रिया बहुत तेजी से होगा। मैं एक रिएक्शन बता देता हूं आपको। जैसे कि मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी क्रिया मैं NaCl के साथ कराता हूं, तो अगर पानी में घुला होगा तो Ag+ होगा और ये Cl- के रूप में होगा, तो ये दोनों आपस मिलकर के AgCl बनाएगा और ये अवक्षेपित हो जाएगा। फिर ये धन और ये ऋण, तो ये बना देगा NaNO3। इस तरह से ये बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। समावता, इसमें समावता नहीं पाई जाती क्योंकि ये अदैशिक होता है, यानी कि आप समझ लो कि एक सोडियम को एक क्लोराइड ने ही नहीं जोड़ा है, ये एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला होता है, यानी कि एक औपचारिक फॉर्मूला होता है, न कि किसी अणु का, यानी यहां पर अणु नहीं बनता है, जबकि यहां पर एक सरल अनुपात में ये आपस में अरेंज रहते हैं। आयनों के मध्य अरेंजमेंट कैसा सरल अनुपात में होता है और ये क्रिस्टल जालक के रूप में होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, अदैशिक होने की वजह से ये कैसा होगा, त्रिविमीय समावता नहीं दर्शाता है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न क्विज नंबर 2 में। पहला प्रश्न आपके पास है यहां पे कि एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? ए है दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, बी है दो धातुओं के मध्य, सी है विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, और डी है दो विद्युत धनी परमाणुओं के मध्य। क्या आंसर होगा? देखें क्या होगा।
एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? विद्युत संयोजी बंध बनेगा विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है विद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल स्थिति क्या है? एक परमाणु का निम्न आयनन विभव और दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। बी है दोनों परमाणुओं की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च आयनन विभव। सी है दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आयनन विभव निम्न। एक परमाणु उच्च आयनन विभव तथा दूसरा परमाणु निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या आप सही मानते हैं? बताइए कौन सी परिस्थिति होगी कि आयनिक बंध, इसमें आयनिक बंध के लिए अनुकूल परिस्थिति है इनमें से? तो इसके लिए होगा अनुकूल परिस्थिति, हमने कहा था आयनन ऊर्जा आयनन विभव कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.7 और फ्लोरीन की 0.4 है, सॉरी 4.0 है। इन दोनों के मध्य कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, उपसंयोजी, धात्विक। आप दोनों में क्या देख रहे हो? दोनों में क्या देख रहे हो? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कैसा है? बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? आपको बता दूं अगर बहुत ज्यादा अंतर होगा तो आयनिक बंध बनेगा, कम अंतर है तो आयनिक बंध नहीं बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। 4 और ये 0.7 बहुत फर्क है भाई, विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर होने की वजह से। दूसरी बात है सीजियम प्रथम वर्ग का तत्व है, सीजियम +1, फ्लोरीन -1, सीधी सी बात है। तब फिर दोनों के मिलने से क्या बनेगा? सीजियम फ्लोराइड बनेगा, आयनिक यौगिक बन रहा है, तो विद्युत संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक। प्रश्न है चौथा, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध के द्वारा बनता है, खाली स्थान के द्वारा बनता है। विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध इनमें से किसके द्वारा बनता है? बताएं। पहला इलेक्ट्रॉनों की साझे से, इलेक्ट्रॉनों के दान से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि आज का क्विज आपके लिए काफी आसान रहा और इसका भी जवाब दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, सी ऑप्शन राइट। अब चलते हैं आगे। आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं, क्या? दो चीजें बताई गई है, इनमें से क्या सही है? आयनिक यौगिक दोनों रखते हैं, क्या? उच्च गलनांक आदिशात्मक बंध, बी है उच्च गलनांक निम्न क्वथनांक, सी दिशात्मक बंध निम्न क्वथनांक, और डी लिखा हुआ है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय विलायकों में उच्च घुलनशीलता। आपको किस में राइट लगाने का मन कर रहा है? देखिए तो आंसर होगा इसका उच्च गलनांक और अदिशात्मक बंध। ए ऑप्शन राइट है। अब हम देखेंगे यहां पे सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको हल्की जानकारी दे देता हूं, इसकी डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सहसंयोजी बंध क्या है? देखें, सहसंयोजी बंध जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बनता है तो इसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। कुछ हल्की जानकारी मैं दे रहा हूं ताकि हम आगे जाकर के हम आगे बंधों के बारे में डिटेल में और जानें और सहसंयोजी बंध के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। फिलहाल सहसंयोजी बंध क्या है? जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से कोई बंध बनता है तो इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहां पर हम इसकी पूरी गहराई में पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के, लेकिन अभी एक छोटी सी बात आपको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है जरा देखें। पहली बात कि भाई
आपने ये देखा होगा कि हमने इतना ही कहा था कि दो अधातु परमाणु, अधातु प्लस अधातु के मिलने से बनता है सहसंयोजी, क्या सहसंयोजी यौगिक। तो यहां पर बनने वाला बंध कैसा होगा, सहसंयोजी बंध होगा, क्योंकि अधातु वे परमाणु होते हैं जिसके अष्टक पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोनों अधातुओं की क्या खास बात होगी, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे परमाणु जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे अधातु कहेंगे। अब आप इसको जान चुके हो कि भाई जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन कहा तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। क्लोरीन की बात करता हूं, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। हाइड्रोजन को अष्टक पूर्ण नहीं करना है तो द्वित्व तो पूरा करना है, हीलियम के समान होना है। तो यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन एक परमाणु, दूसरा परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों मिलकर के क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। ये लीजिए, और इस तरह से दोनों परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हम इसको किस तरह से देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये दोनों के बीच में साझेदारी हो गया। क्लोरीन अष्टक पूर्ण कर सकता है, देखिए इसी तरह से। इनके हम डिटेल पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो छोटी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। तो ये Cl अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ये और दूसरे क्लोरीन इसके भी अंतिम कोश में ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लीजिए ऐसे और ये ऐसे। तो हम इनकी पूरी डिटेल लेंगे, तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के इनके बारे में कि आज हमने पढ़ा क्या है वो हम देखें। आज हमने पढ़ा है कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, लुईस क्वेसल का सिद्धांत पढ़े हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़े हमने, और हमने देखा है कि रासायनिक संयोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सहयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयनिक बंध क्या होते हैं, रासायनिक आबंधन के प्रकारों को हमने पढ़े, और देखे हमने क्विज। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है सहसंयोजी बंध। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध, रासायनिक बंध और आणविक संरचना, लेक्चर नंबर 2। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।